वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग बात कर रहे हैं अंडरलाइनिंग ज्योग्राफी 7th क्लास का 4th चैप्टर है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अंडरलाइन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं लाइन बाय लाइन, और उससे जो फैक्ट हैं उन चीज़ों को निकालते हैं ताकि हम किसी भी कंपटीशन्स एग्ज़ाम में, क्विज में, ओलंपियाड में भाग ले सकें और सही सही जवाब दे सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका 7th क्लास का चौथा चैप्टर वायु है, एनसीईआरटी। किसी भी कंपटीशन्स का एनसीईआरटी रीड होता है, इसलिए आप एनसीईआरटी को बहुत ही गहराई से पढ़ें। जितने गहराई से पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छे होंगे। चैप्टर है वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए प्रयुक्त वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तो एक तो हमको श्वास लेने के लिए वायु प्रदान करता है, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं। जिस वायु को हम श्वास के तौर पर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं। और प्राण वायु जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जो वायुमंडल में कितना परसेंट है? 21% है। इसको लिख लें, ये वाला चीज़, ठीक है। दूसरा क्या करता है? विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। सूर्य की किरणों से, मतलब सूर्य के विकिरण से, तो विकिरण रक्षा करता है। कौन? विकिरण से सुरक्षा देता है। विकिरण रक्षा करता है कौन? ये वायुमंडल। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड में जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसमें पृथ्वी के तापमान यानी तापमान नियंत्रण का भी कार्य करता है। तापमान को रहने योग्य बनाता है, यानी तापमान नियंत्रित करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्य के प्रकाश यानी तापमान को अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखने का काम करता है, ठीक है। और ये वायु में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? CO2। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैली पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव उसको कहते हैं, ग्रीन हाउस। इसीलिए इसे क्या, कौन सा गैस कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। किसको? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वायुमंडल में? CO2 का इसका सूत्र होता है, और ये है 0.03%। ये सब डाटा आप ध्यान रखें। अगर ये नहीं होगी तो इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव था, किंतु जब ये है तो हम लोग इस पे आसानी से रह पा रहे हैं। ये जितने भी कीवर्ड्स निकालते जा रहे हैं या बताते जा रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट याद रखें, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव कौन पैदा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या है? पृथ्वी को गर्म करना, सूर्य के विकिरणों के द्वारा पृथ्वी को गर्म रखना। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। हरित गृह प्रभाव इसको कहते हैं। किंतु जब कारखानों के कार और धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो चूंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा हो जाएगा, जिससे पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी और ये भूमंडलीय तापन कहलाएगा, ठीक है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी बर्फ पिघलती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि आएगी और तटीय इलाके डूब जाएंगे, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाएंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के संगठक। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है? जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण हवा में मौजूद होते हैं। ये वृत्तारेख दिया गया है जिसमें वायु के संगठकों को
बताया गया है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पहले लिख चुके हैं, जिसको प्राणवायु कहते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है, आप लिखते जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% पहले लिख चुके हैं। आर्गन जो होता है वो होता है 0.93%, और बाकी अन्य सभी जो हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सब मिला के होता है 0.04%। तो वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? CO2, He, ओजोन, O3 इसको बोलते हैं ओजोन को, आर्गन Ar, हाइड्रोजन H, ठीक है, ये सभी गैस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं, जिससे पौधे का प्रयोग कर पाते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस प्रक्रिया द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, और ये कौन करते हैं? हरे पौधे। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। याद रखें, गर्म वायु क्या होती है? कब फैलती है और ऊपर उठती है। गर्म वायु फैलती है, ठीक है, गर्म वायु लिख के, ये फैलती है और ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन होती है, ठीक है, ये हल्की होती है। कौन? गर्म वायु क्या होती है? हल्की होती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। ठंडी वायु क्या होती है? सघन होती है, और इसीलिए यह नीचे की ओर प्रवृत्ति रहती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भर देती है, वहाँ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है? ठंडी और गर्म वायु के कारण वायु चक्र चलता है और वायु घूमते रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला एवं खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी के मौसम और जलवायु को परिवर्तित कर देता है, प्रभावित करता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, कुछ पेपर कटिंग है जिसमें CO2 से क्या गड़बड़ आया है, मतलब किस तरीके से CO2 की मात्रा बढ़ गई है, वो चीज़ यहाँ दिखाया गया है। क्या भूमंडलीय तापन आज विश्व की एक गंभीर समस्या है? हाँ। ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग्स बैक ज्यूरेसिक एरिया, मतलब ये ज्यूरेसिक एरिया को ख़त्म कर सकता है। सारे चीज़ बहुत आगे है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परत में विभाजित है। ये पूछा जाता है कि वायुमंडल की कितने परत हैं, तो वायुमंडलीय परत कितने हैं? वायुमंडलीय परत कितने हैं? 5 हैं। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में जान लेते हैं। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये लिख लेना है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इस मंडल में मौजूद हैं, वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी जो मौसम संबंधी घटना है, जो मौसम परिवर्तन होता है, केवल और केवल किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। तो मौसम संबंधी या जीवन संबंधी जो भी घटनाएं होती है, ठीक है, मौसम एवं जीवन संबंधी जो भी घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर है। अगला है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग को समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है।
मुक्त है मतलब यहाँ पे ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है, घटनाओं से मुक्त है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। तो जो हवाई जहाज उड़ती है वो किस मंडल में उड़ती है, तो वो समताप मंडल में उड़ती है, जहाँ का तापमान समान बना रहता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, यानी ओजोन गैस की परत किस मंडल का हिस्सा है, समताप मंडल का। ओजोन गैस की परत किस मंडल के अंतर्गत आता है, समताप मंडल में ओजोन गैस की परत आती है, या जिसे ओजोन परत कह सकते हैं। ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है, तो वो है समताप मंडल का हिस्सा है। वाली सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला है मध्यमंडल। तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल, हवाई जहाज और ओजोन परत इसी में पाया जाता है। हवाई जहाज और ओजोन परत यहाँ पे दिख रहा होगा। मौसम संबंधी सारी घटनाएं जो होती है वो क्या होती है, क्षोभ मंडल में होती है। आगे है वायुमंडल, नहीं मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। वायुमंडल की तीसरी परत को क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर है। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाता है। कौन सा, उल्का पिंड जो आता है वो किस परत में आके जल जाता है, वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड का खात्मा होता है, तो वो होता है मध्य मंडल में उल्का पिंड का खात्मा होता है। किस मंडल में, मध्य मंडल में उल्का पिंड का खात्मा होता है। आगे है वायुमंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यानी वायुमंडल का ही एक भाग क्या है, आयन मंडल। आयन मंडल वायुमंडल का ही भाग है। ये 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, रेडियो संचार जो होता है, ये सब लिख लें। ठीक है, रेडियो संचार किस मंडल में होता है, बाह्य वायुमंडल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 0 से 10 तक लिखा हुआ है, परंतु ये लगभग 13 किलोमीटर तक क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं। और फिर इसमें सारे मौसम संबंधी घटनाएं और जीवन संबंधी सारी घटनाएं होती है। तथा समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, और ये हवाई जहाज के उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यहाँ का तापमान समान बना रहता है। और मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच के सीमा को क्या बोलते हैं, समताप सीमा। उसी प्रकार से ये मध्य सीमा। मध्य मंडल में उल्का पिंड आते हैं, ये छोटे छोटे पिंड जैसे दिख रहे हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद बाह्यमंडल, इसको आयन मंडल भी कहते हैं। और उसके बाद अंतरिक्ष में जब चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। तो आगे बात करते हैं के लिए परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैस जिसे हीलियम और हाइड्रोजन। बहिर्मंडल किस गैस का बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन का, हल्की गैस का। ये पूछा जा सकता है कि बहिर्मंडल में जो है वो कौन सा गैस होता है, तो वो है हीलियम और हाइड्रोजन। जो हल्की गैसें हैं वो किस मंडल में पाया जाता है, वो बहिर्मंडल में पाया जाता है। स्थानीय समाचार पत्रों में 10 दिन की मौसम रिपोर्ट देख सकते हैं। अब मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। आगे बढ़ते हैं। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों में छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम की किसी भी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु कहलाता है। तो औसत मौसम को क्या कहते हैं, जलवायु कहलाते हैं। औसत मौसम क्या कहलाता है,
जलवायु कहलाता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तो वो जलवायु के कारण, ठीक है। औसत मौसम निकालकर हम दैनिक पूर्वानुमान लगाते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा को ये 1 0 यहाँ पे और रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 बिलियन, ठीक है। 2 बिलियन भाग केवल एक भाग का 2 अरबा ही प्राप्त कर पाता है। तापमान, आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन, यहाँ पे तापमान लिखना चाहिए था, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। नहीं, आतपन का मतलब सूर्य के कितना देर वहाँ पे है उसी को शायद आतपन कहते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं, ये याद रखें। सूर्य ऊर्जा, ठीक है, रोकी हुई सूर्य ऊर्जा जो पृथ्वी के द्वारा रोकी जाती है उसी को क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं, ठीक है। सूर्य ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को या रोकी हुई सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। तापमापी क्या करता है? तापमान मापता है, जिसको थर्मामीटर कह सकते हैं। वायुदाब मापी वायुदाब मापता है, जिसको बैरोमीटर कहते हैं। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है, जिसको रेन गेज कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आगे वात दिग्दर्शी जो पवन की दिशा बताता है, ठीक है। तो फिर से तापमापी थर्मामीटर कहलाता है, ठीक है। वायुदाब मापी बैरोमीटर कहलाता है। वर्षा मापी रेन गेज कहलाता है और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा बताती है। आतपन समझ गए होंगे। सूर्यातप को आतपन कहते हैं। सूर्यातप यहाँ लिखा हुआ है कि मात्रा भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उस प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु एवं कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिसके कारण नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा में भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण इनकी रक्त शिराएं फट जाएगी, जिससे अंतरिक्ष यात्री में रक्त स्रावित होने लगेगी। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, जो खगोलीय पिंडों को देखने के लिए पृथ्वी से बाहर जाते हैं उसे अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं
जैसे राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब क्या हैं? अंतरिक्ष यात्री हैं। आगे है, पृथ्वी की सतह पर वायु का भार लगाया जाए तो वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगे दाब को वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ये पूछा जाता है कि वायु दाब जो सर्वाधिक होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है कहाँ होता है? समुद्री स्तर पर, यानी सतह पर सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। निम्न दाब क्षेत्र क्या होगा? तापमान ज़्यादा रहेगा तो निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो निम्न दाब क्षेत्र में क्या होता है? आकाश बादल युक्त होता है, ठीक है, और मौसम नम रहती है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो निम्न दाब क्षेत्र में क्या होती है? बादल युक्त आकाश होती है, जबकि उच्च दाब में, ठीक है, यह फलस्वरूप यह उच्च दाब में क्या होता है? यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र जो होता है, उच्च दाब क्षेत्र के वक्त आकाश स्वच्छ आकाश होता है। निम्न दाब क्षेत्र में बादल युक्त आकाश होता है, उच्च दाब क्षेत्र में स्वच्छ आकाश होता है। निम्न दाब क्षेत्र में बादल युक्त आकाश होता है, उच्च दाब क्षेत्र में स्वच्छ आकाश होता है। निम्न दाब क्षेत्र में बादल युक्त आकाश और उच्च दाब क्षेत्र में स्वच्छ आकाश, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। तो वायु गमन लिख लेंगे। वायु गमन कैसे होती है? उच्च दाब से निम्न दाब, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। आगे है पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। वायु गति को क्या कहा जाता है? पवन। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धूल को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतने तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाता है। जैसे पेड़ पे चढ़ना समस्या उत्पन्न हो जाएगा। पवन को मुख्य 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तेज पवन में आपको पतंग उड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ कहते हैं, पछुआ, ठीक है। और पूर्वैया, पश्चिमी वायु को क्या बोलते हैं? पछुआ। और पूरब से आने वाले पवन को क्या बोलते हैं? पूर्वैया, ठीक है। पछिया, पूर्वैया। अब यहाँ पे कब कहाँ से आती है पवन? स्थानीय पवनें, अस्थाई पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें हैं। पश्चिमी एवं ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। तो पश्चिमी एवं पूर्वी पवनों को क्या कहते हैं? मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें चलती है, तो इसे क्या बोलते हैं? मानसूनी पवनें कहाँ चलती है? भारत में मौसमी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, स्थल समीर और समुद्री समीर। समुद्र से चलने वाले हवा को समुद्री समीर और स्थल से चलने वाले हवा को स्थल समीर कहते हैं।
क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र को गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहते हैं? ये पूछा जाता है बहुत बार। लू ये क्या है? उत्तरी क्षेत्र की गर्म शुष्क स्थानीय पवन है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, मतलब बिहार, यूपी, ये सब में जो शुष्क गर्म, मतलब गर्मी के मौसम में शुष्क स्थानीय पवन, ठीक है, शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? ठीक है, उत्तरी क्षेत्र के शुष्क स्थानीय पवन को लू कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रहा होगा, ये अलग अलग पवन के नाम हैं। ठीक है, देखिए कैसे। भूमध्य रेखीय निम्न दाब को क्या बोलते हैं? डोले ड्रम कहते हैं। डोले ड्रम, भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, ये भूमध्य रेखा पर का क्षेत्र क्या होता है? निम्न दाब का क्षेत्र होता है। उसके बाद होता है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, जो उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर आती है उसे क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, और यहाँ पे ये जो उल्टा चल रहा है उपोष्ण, मतलब कर्क रेखा के उल्टी में, इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब, जिसको हॉर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्स। ये सनातन पछुआ पवन, उत्तर दिशा में क्या चलता है? सनातन। अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र में कौन सा पवन चलता है? ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र ऊपर बनता है और नीचे ये 66 डिग्री पे अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ये सेम है, जैसे सनातन पछुआ पवन यहाँ पे, और फिर ध्रुवीय पूर्वी पवन, और वहाँ पे भी ध्रुवीय पूर्वी पवन। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको ध्यान रहना चाहिए। नीचे जो ध्रुवों पर है उच्च दाब होता है। चक्रवात, प्राकृतिक आवेश, चक्रवात को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक आवेश। गुस्सा हो जाता है अगर अधिक, तब ये चक्रवात आता है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। कहता है भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर को 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात, 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रकोष्ठ से हानियां। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाले इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों के छतों उड़ गए। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइन भी पूरी तरह कट गए। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियां में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों के भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। यहाँ पे वो चक्रवात के असर दिख रहे हैं। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट व्हीलर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर सुबह 10 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालकुंडा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक के 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसीलिए इसमें लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रकोष्ठ में उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारदीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। तो ये एक आंखों देखा चक्रवात का कहानी था। चलिए आगे। ठंडी वायु, गर्म वायु।
ठंडी वायु इस बादल को नीचे की ओर बारिश करवाता है, गर्म वायु इस बादल को ऊपर की ओर ढकेलता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा। ये चक्र का निर्माण कर लेता है। आर्द्र वायु और पर्वतीय वर्षा, और यहाँ पे गर्म वायु, संवहनी वर्षा। तो वर्षा के अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। तो ठंडी और गर्म वायु के कारण कौन सी वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है। आर्द्र वायु के कारण पर्वतीय वर्षा होती है, और गर्म वायु के कारण संवहनी वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आर्द्रता की। जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों में से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में जलवाष्प की मात्रा जलवाष्प मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र दिन में क्या होता है, जलवाष्प ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है उसमें जलवाष्प की धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता है, हम असहज महसूस करते हैं। आगे है, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों को एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्हित छोड़ते हैं। इनके इंजनों में निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से कारण ही है। तो भौम जल की मूल स्रोत क्या है, वर्षा जल। वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तब वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्षण के दूसरे रूप को हिम वृष्टि एवं ओला कहते हैं। ओला भी क्या है, वर्षा का रूप है। हिम क्या है, वर्षा का रूप है। और सहिम वृष्टि क्या है, वर्षा मतलब बर्फ के रूप में जब बारिश होती है तो उसे हिमवृष्टि कहते हैं। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान मिलता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। और यहाँ पे इस बारिश को याद रखें, गर्म वायु में संवहनी वर्षा, आर्द्र वायु में पर्वतीय वर्षा और ठंडी एवं गर्म वायु में चक्रवाती वर्षा होती है। आगे है यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न। वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के ऊपर जो वायु की परत है उसी को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों बना हुआ है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि वो सूर्य के विकिरण ऊष्मा को अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखती है और इसी को हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं, तो वर्तमान स्थिति में वायु, जल और ताप के सम्मिलित प्रभाव को मौसम कहा जाता है। वर्षा के 3 प्रकार कौन है, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा और पर्वतीय वर्षा। वायुदाब क्या है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण जो दाब लगती है उसे हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब मूल रूप से समुद्र सतहों पे ज़्यादा और ध्रुवों पे ऊंचाइयों पे कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है,
तो ये है ओजोन गैस। ठीक है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है, तो ये हमारे हिसाब से तो क्षोभ मंडल है। ऐसे महत्वपूर्ण तो सारे हैं, ठीक है, परंतु क्षोभ मंडल चूंकि जिसमें हम रहते हैं, मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, समताप मंडल और मध्यमंडल, ये दोनों तो बादल विहीन है। ठीक है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, तो वायुदाब घटता है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वायुदाब घटते चले जाएगी। जल वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वर्षा कहते हैं। तरल रूप में आएगा तब, ठोस रूप में आएगा तो हिम कहेंगे। आगे कहता है लू, लू जो है वो क्या है, अस्थाई पवन है। ये अस्थाई नहीं, स्थानीय पवन है। ठीक है, मॉनसून जो होता है वो क्या होता है, वो पवन, पवन जो है वो कह सकते हैं क्षैतिज गति, पवन की क्षैतिज गति। मॉनसून जो है वो मौसमी पवन है और व्यापारिक पवनें जो है वो अस्थाई पवनें हैं। ठीक है, आगे कारण बताइए। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगते हैं क्योंकि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर आपन की मात्रा घटती है क्योंकि वहाँ सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है और सूर्य की किरण से ही आतपन का निर्माण होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आधार पे आपको क्या करने हैं, जवाब देने हैं। एक भारतीय पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, असाधारण गुण, पीपल का पेड़। वायुमंडल में मौजूद एक गैस जो केवल 0.03% है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। बहुत सारी गैसों का मिश्रण कौन है, वायुमंडल। जीवित रखने वाली गैस कौन है, ऑक्सीजन। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। एक भारतीय पेड़ जिसमें औषधीय गुण के महत्व माने जाते हैं, तुलसी। हानिकारक पेड़, चूंकि पेड़ पूछ रहा है तो नीम बोल सकते हैं। हानिकारक सूर्य किरणों से हमारी रक्षा करने वाली गैस वो ओजोन। निम्न दाब क्षेत्र, तो निम्न दाब क्षेत्र कहाँ बनता है, तो वो बनता है भूमध्य रेखा पर या पहाड़ों पर भी कह सकते हैं। जल वाष्प की वायु में मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में धूल कण के चारों ओर जल वाष्प का संघनन बादल का बनता है। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहने वाले स्थानीय पवनों को लू कहते हैं। वायुमंडल में छोटे अंतराल के लिए बदलाव जो होता है उसे हम मौसम कहते हैं। वर्षण का तरल रूप वर्षा कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है। वायु दाब को मापने वाला बैरोमीटर कहलाता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा उतापन कहलाता है, अतापन। और शीत में दृश्यता की कमी हो जाती है जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से। जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो वह दोपहर होता है, दोपहर में। ठीक है, तो इस प्रकार से। और आपको यहाँ पे दिन, धूप वाला दिन, बादल, ये इस तरीके से आप खुद ही यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में।